दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। एक मंदिर बनाने की योजना क्या बन गई इस्लामाबाद में कि मानिए बारिश, तूफान, भूकंप, सुनामी एक साथ आ गया। परेशान हो गए सब लोग कि साहब ये मंदिर बन जाएगा तो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का होगा क्या। इमरान खान कहते हैं साहब मुझे निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे चलाना है, मुझे रियासत मदीना बनानी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इमरान खान ने करी। बोला कि हम सिखाएंगे भारत को कि जो आपकी अक़लियत हैं, जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा ये हम बताएंगे। ये भारत को सिखाएगा पाकिस्तान। और ये सिखा रहा है पाकिस्तान कि भारत के लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर बने। भारत के लोग नहीं चाह रहे पाकिस्तान में मंदिर बने, पाकिस्तान के हिंदू चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर बने और उनको वंचित किया जा रहा है। आइए देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमानों से आपका। सितंबर 2019 की वो तारीख आपको याद होगी जब इमरान खान ने यूएन में कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। इमरान ने भारत पर उंगली उठाते हुए ये भी कहा था कि हम भारत को सिखाएंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अब इमरान खान को दुनिया याद दिला रही है। जिस शहर इस्लामाबाद में बैठकर वो राज करते हैं, वहां एक निर्माणाधीन मंदिर गिरा दिया गया। क्या इमरान खान ने खुद नहीं सीखा कि पाकिस्तान में मौजूद अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? हिंदुस्तानी तुसी रवो जरा औकात विच बनन नहीं देना मंदिर, अस कदी सलामाबाद विच बनन नहीं देना मंदिर, अस कदी सलामाबाद विच। हिंदुस्तानी तुसी रवो जरा औकात विच, हिंदुस्तानी तुसी रवो जरा औकात विच बनन नहीं देना मंदिर, अस कदी सलामाबाद विच। जो देश दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमते हुए इस बात की दुहाई देता है कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, वो अपने पहले घर में झांक ले। इस्लामाबाद में 73 साल बाद एक मंदिर बन रहा था तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि आखिर इस्लामाबाद में मंदिर बनने की जरूरत क्या है। मंदिर के बहाने पाकिस्तान में हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। इमरान सरकार की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग क्यों कह रही है कि मंदिर का निर्माण इस्लाम की भावनाओं के खिलाफ है? तो क्या पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं की कोई भावना नहीं है? सिर्फ इस्लामाबाद में हिंदुओं की आबादी लगभग 3000 है। क्या उन्हें मंदिर जाने की आजादी नहीं है? इमरान खान, अगर हिम्मत है तो जवाब दो, नहीं तो मान लो तुम अल्पसंख्यकों के बहाने भारत पर जो सवाल उठाते हो उसमें सबसे बड़े गुनहगार तुम खुद हो। फिर स्वागत है आपका। आइए मैं आपका तारुफ करवा दूं अपने गेस्ट से, अपने मेहमानों से। मेरे साथ हैं भारत का पक्ष रखने के लिए सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील भाई, स्वागत है आपका। सैयद यासिर जिलानी, स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। यासिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया। याना मीरचंदानी है, कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट हैं। याना, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पाकिस्तान से हैं मेरे बचपन के साथी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, खैर मकदम, स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार सर। 4 चांद लग गए हमारी शो में आप आए, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं आप। आरजू काजमी साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जर्नलिस्ट हैं। और फ़खर यूसुफजई साहब, जर्नलिस्ट हैं, ये भी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहस हम शुरू करते हैं। चीमा साहब, ये जो एक वहाँ पे गाना बना है पाकिस्तान में, और मुझे तो थोड़ा सा अच्छा क्या कहूँ मैं, पर जिसने भी गाया है अपने मन से गाया है, अपने दिल से गाया है। उनसे कहिए वॉल्यूम। और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम हिंदुस्तानियों को एक अपशब्द इस्तेमाल करा है उन्होंने, एक जानवर का, और ये बोला है कि साहब हम हिंदुस्तानियों, हम इस्लामाबाद में मंदिर बनने नहीं देंगे। हमने तो साहब कभी नहीं बोला कि मंदिर बनाइए इस्लामाबाद में। हमारे मुल्क में बहुत मंदिर हैं और भी बन रहे हैं। लेकिन ये क्या इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई? नजरियाती काउंसिल में मामला चला गया और सब लोग, इमरान खान तो हमें कह रहे थे कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है और बड़ी परेशानी है भारत में, और हम भारत को सिखाएंगे कि जो अक़लियत हैं उनको कैसे, किस तरीके से ट्रीट करा जाता है। हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे और हम लोग बताएंगे कि कैसे होना चाहिए। तो भारत तो फेल हो रहा है
और पाकिस्तान रास्ता दिखाएगा। चीमा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेजर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट को ठीक करना चाहता हूं। वो ये है कि जब मुझे याद है कि अमित शाह साहब ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए थे तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 23% जो थी ना माइनॉरिटीज हैं वो कहां पे गए हैं। मैं इस फैक्ट को ठीक करना चाहता हूं कि 1951 में जो सेंसस हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की, उसमें 14.20% नॉन मुस्लिम्स थे यहां पे, जबकि 19 और ये दोनों की बांग्लादेश और पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जबकि सिर्फ पाकिस्तान में जो 1961 की सेंसस है उसमें 2.8 थे, 72 की सेंसस में 3.825 नॉन मुस्लिम थे, 1981 में 3.30 नॉन मुस्लिम थे, और इसी तरह 1998 में 3.7 थे। मेजर साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की वो यहां पे है कि पाकिस्तान में हमेशा जो माइनॉरिटी है वो तकरीबन 3.7 और इसके अराउंड रही है। सो ये एक तो मैं हिस्टोरिकल फैक्ट ठीक करना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने ये जो मंदिर की देखिए, ये पाकिस्तान में जरदारी साहब के दौर में जब बहुत ज्यादा उन्होंने समझा कि जो हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज हैं वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है जितनी उनको होना चाहिए, तो जरदारी साहब के दौर में बहुत ज्यादा हिंदू भाइयों को सिंध से इस्लामाबाद लाया गया ताकि वो भी मेन स्ट्रीम हो। ये पुरानी बात है। तो उन्होंने फिर जब मेन स्ट्रीम किया तो जाहिर बात है उनकी एक डिमांड थी भाई कि हमें यहाँ पे एक रिलीजियस वो पूजा करनी है, अपनी इबादत करनी है, जो भी उनकी नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो वो मसला जब आगे चलता गया तो उसमें वो जरदारी साहब के दौर से उसमें फिर आगे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी लीगल, कभी फाइनेंशियल, और फिर कभी माइनॉरिटीज के अपने भी इश्यूज होते हैं, एक लीडर बनता है तो दूसरा होता है। जब ये मसला चलता चलता आगे आया तो इमरान खान साहब के दौर में जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फैसला किया जी कि मंदिर तो बनेगा, लेकिन जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा कि हम जो पैसा देते हैं वो अगर रेनोवेशन के लिए पैसा हो तो तब देते हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देते। उसके लिए फिर मसला वापस जब जो अदारों के पास गया तो वो उस चीज को वो हल जी। कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमर चीमा साहब, आपका वक्त खत्म होता है। जी, कमर चीमा साहब, आपका वक्त खत्म होता है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले बात तो बता दूं, जो अमित शाह जी ने बात बोली थी 46-47 में जो 24% की आबादी की बात करी थी, फिर बाद में वो आबादी कम होती चली गई, फिर चाहे वो बंटवारा आपके मुल्क का हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके लिए कम हुई, और भी चीज़ें थी। सबको पता है कि 1000 से ऊपर हर साल वहाँ पे हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है और जबरन उनको मुसलमान बनाया जाता है। सर, ये सब चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यासिर साहब एक बार आएँ। और यासिर साहब, मैं आपसे मेरा ये सवाल है साहब कि जैसे कि कमर चीमा साहब ने बोला, इन्होंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया। पहले तो इन्होंने 1 मिनट अमित शाह जी पे निशाना लगाया, जो कि गैर ज़रूरी था क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था, राइट। और सीधी बात यह है कि हमने उसके वीडियोस देखे जहां पे लोग वहां पे अजानें पढ़ रहे थे, हमने वीडियोस देखे जहां पे उसका मंदिर की दीवार तोड़ दी थी जो बनी थी, और काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी जारी करे हैं सोशल मीडिया पे। आपके बड़े बड़े लोग हैं जो काबिल एहतराम लोग हैं पाकिस्तान में, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्होंने भी बोला था कि साहब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनी थी, यहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये टीवी पे जो फोटोज़ हैं सर, जो आपकी काउंसिल है, काउंसिल ये नहीं कहती कि मंदिर की दीवार तोड़ दें। आप नहीं फंड करना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए साहब हम फंड नहीं करना चाहते, नया प्रोजेक्ट है, हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक बनते हुए मंदिर की दीवार तोड़ना, फिर वहाँ पर अजानें पढ़ना, मुझे नहीं लगता कि काउंसिल ने कहा गया है, लोगों ने करा है, पुलिस ने रोका नहीं। आप बताइए यासिर जिलानी साहब, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं गौरव आर्या साहब बहुत क्लियर और बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स और ये जो तर्क दे रहे हैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं जो जनमानस से सरोकार रखती हैं चीज़ें उस पर मैं फोकस करूंगा अपने 1 मिनट में। ये निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कमर चीमा साहब और पाकिस्तान के जो इस तरह के एक्टिविस्ट हैं वो, और इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं इमरान खान, ज़हनी तौर पे माजूर हो चुके हैं। उनके जहन में सिर्फ नफरत है, अपने मुल्क की वो हालात को देखना नहीं चाहते हैं, या देखने के बाद शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन को शिकारी के सामने छिपाने की कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें लगता है कि शिकारी ने उनके गर्दन को देखा नहीं और शिकार नहीं हो पाएंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा तब आ सकता है जब आपके यहाँ गोश्त 300 रुपये किलो वाला
300 रुपए किलो बिके, 1000 रुपए किलो बिक रहा है। एक एग्जाम्पल है कमर चीमा, ये एक एग्जाम्पल है। आपके यहाँ इंटरेस्ट पे पैसा चलता है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा जो बदमाशी है, बदकारी है, जिना का सबसे ज्यादा रेशियो आपके यहाँ है, शराबखोरी आपके यहाँ है। पाकिस्तान के हर खित्ते में औरतों के साथ जिना की जाती है। शराब का धंधा बड़े पैमाने पे मुसलमान कर रहा है। और आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा में जाने से पहले आपको 1437 साल पहले के इस्लाम के इतिहास को दोबारा पढ़ना होगा। और आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन के दुनिया भर में जो कटोरे लेके चंदा मांगते फिरते हैं, सच्चाई दुनिया को पता चल गई है और दुनिया थू थू कर रही है। आप एक मंदिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपके छोटी छोटी जो नस्लें हैं, जो आपकी नस्लें आ रही हैं, जो आपके देश को, आपके मुल्क को आने वाले वक्त में दुनिया में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगी, उनको आप नफरत सिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदुओं को जान से मार देंगे, इसलिए मार देना चाहते हैं कि वहां पे जो अपने अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज ना कर सके। और कहां पे कहा गया है? धर्म के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूं, शरिया के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, फका के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, इस्लामी कानून के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। कब कहा गया 1437 साल पहले कि ये जो दूसरे धर्म का आदमी है उसको मार दीजिए, उसके धार्मिक स्थल को तोड़ दीजिए? आप लोग क्यों इस तरह की बातें करके पूरे दुनिया में अपने आप को सवाल के निशाने पे खड़ा करते हैं? जो एक्टिविस्ट आते हैं, मुझे लगता है मैं उनसे तवक्को ये रखता हूं गौरव आर्या साहब कि वो हमारे यहाँ सीए पे क्या हो रहा है, हम कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। आ जाए दिल्ली में, देख लें कि कैसे सैयद यासिर जिलानी दिल्ली के हाट में, साउथ दिल्ली में बैठ के अपनी जो भी कवायद होती है, जो भी तरीका होता है, जो भी चीजें होती हैं, खुल के करते हैं। ठीक, यासिर भाई बिल्कुल ठीक बात है आपकी। 3 दिन पहले एक लफ्ज बोला था इसी चैनल पे, इतनी ट्रोल की गई है कि इनसे खुद पूछिए कि इनकी क्या हालत है। जी, यासिर जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के पैरोकार कब बने? जी, यासिर जिलानी साहब, मैं जाता हूं फखर यूसुफजई साहब के पास। और फखर साहब, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी नॉलेज है इस चीज़ पे, मेरी नॉलेज ये कहती है कि जो रियासत मदीना बनाई गई थी, जो हज़रत मोहम्मद साहब ने रियासत मदीना बनाई थी, वो 2 पिलर्स पे बनाई थी, जिसको खंबे कहते हैं हम लोग हिंदी में, पिलर्स पे बनाई थी। एक था ईमान और दूसरा थी नियत। ईमान और नियत के ऊपर बनी थी, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम्स थे, ना उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर ज़्यादा था, ना उनके पास मिलिट्री पावर था, एक यंग रिलीजन था, परसिक्यूटेड था। आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बात बोली है, मैंने बात करी है ईमान की और नियत की। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, जितनी मैंने तारीख, हिस्ट्री पढ़ी है, कि रियासत मदीना जो बनी थी वो ईमान पे बनी थी और नियत पे बनी थी, और कुछ था नहीं, पैसा नहीं था, मिलिट्री पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन आपको लगता है कि जो रियासत मदीना की बात करते हैं इमरान खान, जो लगातार बात करते हैं, मैं रियासत मदीना बताऊंगा, सर एक बात बताइए, अगर एक छोटा सा मंदिर बन गया वहां पे, अगर बन गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी सर? खतरे में आ जाएगा इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। 97% वहां पे मुस्लिम्स हैं, 96-97% सर। एक मंदिर से खतरे में आ जाएगा। लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जरा इसके ऊपर बताइए आप फखर यूसुफजई साहब, आपका क्या बयान है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। मैं इस पे तकरीबन 15-20 दिनों से मुसलसल काम कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और मुख्तलिफ हिंदू कम्युनिटी के जो हारून सरअब्दयाल है, उनसे जमीयत उलमा इस्लाम के एक एक्स रिलीजियस मिनिस्टर है अमानुल्लाह हक्कानी, उनसे डॉक्टर किबला अयाज जो आइडियालॉजी सेंटर के जो चेयरमैन है, उनसे और बहुत सारे लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से मेरी इस पे बहुत डिटेल बातें हुई। मैंने उनको एक बात, जो आपने बात कही कि एक मंदिर की तामीर से क्या इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, तो अगर आज आप पिछले 10 दिनों की मेरी कोई भी ट्वीट उठा ले इससे रिलेटेड, मैंने एक हैशटैग बनाया हुआ कि मंदिर तो बनेगा, और मैं उसी पे खड़ा हूं कि इंशाल्लाह मंदिर बनेगा इस्लामाबाद के अंदर, H92 उसी प्लॉट के ऊपर जो प्लॉट हमारी हिंदू कम्युनिटी को दिया गया है 4 कनाल का। बात यह है कि सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया गया है, एक बात की जा रही है कि इससे इस्लाम को खतरा हो जाएगा, इससे फलां को खतरा हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूं, मुझे क्या परेशानी है एक मंदिर के तामीर होने से इस्लामाबाद के अंदर,
तकरीबन 450 मसाजिद बनी है, जिसमें से आधी 47% इलीगल जमीनों के ऊपर बनी हुई है। ऑन द रिकॉर्ड बात आपको कर रहा हूं, सीडीए का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है कि वो बनी हुई है, लेकिन क्यों कोई बात नहीं करता। यहां पे मुल्ला एक पावर है, सिर्फ उनके सामने किसी ने बात नहीं करनी। सब जो है, यकीन करें, जितने भी लोग होते हैं वो हमारे टेलीविजन के ऊपर आने वाले हैं, वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हो या कोई और बंदा हो, क्लियर कट बात क्यों कोई नहीं करता। लोगों को डर लगता है, लोगों को मशाल खान नजर आता है कि यार मशाल खान के साथ वली खान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। इस बात के ऊपर मुझे पर्सनली लोग यही कहते हैं कि यार आप इसके ऊपर स्टैंड ले रहे हो, आपके साथ भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा यार ये उन लोगों का राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रिलीजन के अंदर, इस्लाम के अंदर किसी को अपनी इबादत से नहीं रोका गया, उनको अपनी इबादतगाह बनाने से नहीं रोका गया। जो मर्जी मतलब मुझे चैलेंज करे, मैं उसको तैयार हूं, लेकिन हर चीज को पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरह के लोग जो ये कहते हैं कि इससे फलां को खतरा हो जाएगा। खतरा किसी को नहीं है मेजर साहब, किसी को खतरा नहीं। अगर खतरा है तो उन लोगों की दुकानों को है जो उन दुकानों से खाते पीते हैं। यकीन करें वो किसी भी तरीके से हो, वो हमारे पॉलिटिक्स में हो, वो हमारे किसी और इंस्टीट्यूशन में, वो हमारे किसी और इंस्टीट्यूशन में हो। मैं नाम सबके नहीं ले रहा किसी वजह से, लेकिन सब लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर एक फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दी, एक ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी, और उसके अलावा श्री रहमान ने, और हमारी जो एक और जस्टिस मिनिस्टर है श्री हजारी साहिबा, इन 4 पार्लियामेंटेरियन ने खुल के बात की, बाकी कोई बात नहीं करता। ये ड्रामा बन रहा है। ठीक है फखर यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं जाता हूं अभी याना मीर चंदानी के पास। और याना जी, आपने बयान सुने फखर यूसुफ साहब के। उन्होंने बोला कि इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल भी मनाही नहीं है, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं 10 दिन के ट्वीट देखिए, मैं खुला सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मशाल खान का एग्जाम्पल दिया, जिसकी बड़ी बेरहमी से जिसको मारा गया था, और उन्होंने बोला कि मुझे कोई डर नहीं लगता, और मैं एज अ मुस्लिम, फखर यूसुफ साहब कहते हैं एज अ मुस्लिम मैं सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं, इस्लाम के कंधे पर गोली चला रहे हैं। दैट इज नॉट ट्रू इस्लाम, उनका ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगी याना मीर चंदानी साहिबा? देखिए, इट इज़ अ गुड थिंग कि ये ऐसे फखर यूसुफ साहब कह रहे हैं कि ही सपोर्ट्स दिस, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इनके सपोर्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट बोलती कुछ है और होता कुछ है। आप चलो आप हिस्ट्री से देख लीजिए, इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्ना साहब, उनका क्या विजन था। फिर उसके बाद जब ख्वाजा निजामुद्दीन आए, उनका क्या विजन है। वो तो क्लियरली बोल रहे थे कि एक इस्लामिक स्टेट में किसी को भी दूसरे रिलीजन फॉलो करने का हक नहीं है, रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर नहीं है। जब वो ऐसी बात करते हैं तो उनकी आवाम तो यही फॉलो करेगी। परवेज मुशर्रफ क्या कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। उन्होंने कभी किसी सोशल एक्टिविस्ट को अपना हीरो नहीं कहा। जैसे है सलमान हैदर, वकास गोराया, असीम सईद, अहमद रजा नजीर, इनको क्यों नहीं हीरो कहते हैं? ओसामा बिन लादेन को हीरो कहेंगे, फिर उनकी आवाम वही कहेगी। इनको तो ये जिनके नाम मैंने लिए, इनको तो रातों रात गायब कर दिया जाता है। जो सोशल लिबरल थिंकर्स होते हैं, इनको रातों रात गायब कर दिया जाता है। तो जब इनकी आवाम को इस तरह का इन्फ्लुएंस दिया जाएगा, तो ये कुछ लोग, चंद लोग जो ट्विटर पे आके बोलते हैं कि आई सपोर्ट टेम्पल, इनसे क्या होने वाला है? आप हिस्ट्री देखिए इनकी। आपको पता है सिर्फ 400 कुछ और टेम्पल्स बचे हैं पाकिस्तान में, जिनमें से सिर्फ 20 आर अंडर, मतलब जो यूजेबल है वो भी ट्रस्ट बोर्ड उसको कंट्रोल करती है, और बाकी को कन्वर्ट किया गया है दूसरी चीजों में, जैसे मॉस्क में, लाइब्रेरी में। वहां के आइडल्स मिसिंग हैं इस तरह। और पाकिस्तान का लिस्ट में आता है, ओपन डोर्स सर्वे के लिस्ट में आया है कि सबसे ज्यादा चर्च अटैक्स पाकिस्तान में हुए हैं पूरी दुनिया में। 600 से ज्यादा चर्चेस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है इतने सालों में। 1000 से, आप ये लोग बाबरी मस्जिद की बात करते रहते हैं। जिस दिन बाबरी मस्जिद हुआ था उसके बाद 1000 से ज्यादा मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, वैंडलाइज किया है पाकिस्तान में। ये चीज बताते हैं ये जब जिहादियों को ट्रेन करते हैं डूदे से, कि एक बाबरी मस्जिद के लिए उनको कहते हैं कि जाके इंडिया में जिहाद करो क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा है। बाबरी मस्जिद के बाद 1000 टेम्पल्स तोड़े गए हैं पाकिस्तान में। क्या वो ये सिखाते हैं अपने जिहादियों को? क्या ये बयान करते हैं? और जो भी ये ऐसे लोग जो आते हैं ट्विटर पे, आरजू काजमी जैसे लोग, आई एम सो हैप्पी कि वहां मंदिर बनने वाला है, ये और इनकी गवर्नमेंट चुप रहती है जब वहां पे टेम्पल्स तोड़े जाते हैं।
ये चुप रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। जब वहां 1000 से भी ज्यादा, साल में 1000 से ज्यादा लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है। इनके यहाँ पे एक पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन पिछले साल ही 2019 में सितंबर में। उसके बाद भी ये सब चीजें होती रहती है और इनकी गवर्नमेंट भी चुप रहती है और इनकी पुलिस भी चुप रहती है। तो इनके बोलने से क्या चेंज हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्विटर पे बोलने से या टीवी पर बोलने से क्या चेंज हो जाता है? एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यूसुफ जाई जी से और जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी पैनलिस्ट है और जो भी पाकिस्तानी सुन रहा है, अगर आपकी शादी किसी हिंदू लड़की से होती है, क्या आप उसको कन्वर्ट किए बिना उसके हिंदू नाम के साथ उसको अपनाएंगे? बिल्कुल, जैसे शाहरुख खान ने अपनाया गौरी खान को, आज तक उसने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया। क्या पाकिस्तान में ये अलाउड है? आप कहते हो आपको हिंदूज के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप इतनी सी चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपकी बीवी का या आपके शोहर का रिलीजन इस्लाम नहीं है? क्या आप इतनी चीज, ये है इनकी आवाम, इनको पूछिए कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? जी। फिर देखिए सच्चाई कैसे बाहर निकलती है। जी याना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। मैं जाता हूं आरजू काज़मी साहिबा के पास और उसके बाद मैं सुशील भाई के पास जाऊंगा। आरजू जी देखिए, मैं ये जो फ़खर यूसुफज़ई साहब ने कहा ना ओपन टेलीविजन में, देखिए ये काबिल एहतराम तो बात है। हो सकता है वो फ़र्क ला पाएं नहीं ला पाएं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब इतना बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं, 20 करोड़ की आबादी है, तो अगर कोई बोले कि साहब एक ट्विटर से ही कोई तूफान आ जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कोई शख्स अपने यकीन पे अड़ा है और कर रहा है कुछ काम, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ सैल्यूट, और हम सैल्यूट करते हैं। इनके कम से कम जज्बे को तो हमें सैल्यूट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कोई बंदा लगा हुआ है। और कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ भी देता है कभी कभी। इट्स ऑल राइट। मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं आरजू काज़मी साहिबा, क्योंकि देखिए याना मीरचंदानी ये कहती हैं, उनका ये कहना है कि साहब देखिए अकेले बंदे से फर्क नहीं पड़ सकता इतना, क्योंकि बात यह है कि आपकी जो पूरा जो आपका सरकार का कॉन्स्ट्रक्ट है वो मौलवियों से, और यही बात फ़खर यूसुफज़ई साहब ने भी कही, वो इतना अंडर प्रेशर आ जाता है पूरा माशरा आपका कि कुछ कहने में सबको डर लगता है कि कुछ कह देंगे तो पता नहीं क्या फिर एक मुसीबत बर्पा हो जाएगी सर पे। आप इस तरीके को कैसे देखती हैं? आप इस पूरी चीज को किस तरीके से देखती हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। और आपके इस पर क्या व्यूज हैं? मंदिर का जो इस्लामाबाद का मंदिर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आरजू काज़मी साहिबा। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहली बात तो वही जो फ़खर यूसुफज़ई ने कही है, मैं कहूंगी कि मंदिर तो बनेगा और मैं भी पहले दिन से सपोर्ट कर रही हूं और करती रहूंगी। जिस लेवल तक भी जा सकूंगी जाऊंगी। उसके लिए ये कहना कि एक ट्वीट से या एक शो से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, इसी तरह से थोड़े थोड़े करके लोग आगे आएंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने वो सॉन्ग चलाया जिसमें एक गलत वर्ड यूज किया गया, मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन थोड़े दिन पहले, मैं याना की बात का जवाब दे दूं, थोड़े दिन पहले याना चीमा साहब के शो में थी और उन्होंने यही लफ्ज एक कश्मीरी के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, वो इनके हिसाब से नहीं था, वो इनकी मर्जी का नहीं था, लेकिन किसी के लिए भी इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना गलत है। उस वक्त तो याना ने कहा कि नहीं ये कोई गलत बात नहीं है, जब चीमा साहब ने उनको टोका था। दूसरी बात जो ये कह रही है कि कोई बगैर मजहब बदले शादी कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं यहाँ मिसाल मौजूद हूँ। मेरी खाला है और मेरी मदर की फर्स्ट कजन है, उन्होंने एक हिंदू से शादी की और उनका रिलीजन चेंज नहीं करवाया, वो आज भी हिंदू ही हैं। तो ये बात कहना कि सब एक जैसे, बीच में कुछ लोग फर्क होते हैं और इस तरह के लोग भी निकलते रहते हैं। जैसे आपके यहाँ भी जज्बाती लोग हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हैं। और बिल्कुल ये जो मंदिर रोकने की बात हो रही है, ये मजहबी तौर पे जो मौलवी हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं और ये हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है, कोई नई बात है। हमें तो हैरत भी नहीं हुई थी जब इस तरह हुआ, क्योंकि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई निकलेगा और इस तरह की बात होगी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना होगा और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाना होगा, तभी वो ये बता पाएंगे कि वो एक सही इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं जहां पे हर किसी को अपनी इबादतगाह में जाने की पूरी आजादी है और अपने तरीके से रह सकते हैं। वरना हमारे जैसे लोग तो और भी मौजूद हैं, वो निकलेंगे और जरूर निकलेंगे, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट हो। हम बात करेंगे, हम इस बात पे यहाँ नहीं जाएंगे कि हमारे अंदर कुछ गलती है तो हम भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करें। भारत को अपने मसले खुद हल करने चाहिए, हम जरूर पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मसला है और इस चीज को हमें हर हाल में हल करना होगा। लेकिन आप लोगों को भी अल्फाज सुन के सोच के इस्तेमाल करने होंगे कि आप कश्मीरियों को क्या कह रहे हैं, आप पाकिस्तानियों को क्या कह रहे हैं। दुनिया गोल है, पलट के ऊपर दोबारा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे नहीं पता याना जी ने क्या बोला। याना जी खुद कश्मीरी हैं,
याना वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? 10 सेकंड्स फॉर अ रिस्पॉन्स. 10 सेकंड, फिर मुझे सुशील भाई के पास जाना है. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. 10 सेकंड्स फॉर अ रिस्पॉन्स. ये कह रही है कि मैंने बुरहान वानी से के बारे में ये कहा था कि वो उसको एक कुत्ते की मौत मिली थी. तो इन लोगों को बहुत वहां पे, बिकॉज एज यू नो बुरहान वानी वहां पे हीरो है, हमारे यहाँ तो हीरो नहीं है. एक कैंडल भी नहीं जली उसकी एनिवर्सरी पे, एक कैंडल भी किसी ने नहीं जलाई. और वहीं वो बेचारा वसीम बारी जो गुजर गया, जो बीजेपी का लीडर था, उसको शहीद कर दिया, उसको आके सरेआम मार दिया लश्कर के लोगों ने. उसके पीछे कितने लोग रोए हैं और अब तक रो रहे हैं. मेरा ट्विटर पे प्रोफाइल भी उसी का फोटो है. तो मैं उनको यही कह रही थी, जब मैंने कहा कुत्ते की मौत मरा, तो इन सब पाकिस्तानियों की जल गई कि ऐसे क्यों कहा बुरहान वानी को, क्योंकि उनका हीरो है ना. हमारे यहाँ तो वो हीरो माना ही नहीं जाता. बिल्कुल बिल्कुल. इसके लिए मुझे बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. वैसे अगर याना मीरचंदानी साहिबा ने बुरहान वानी को ये बोला है कि कुत्ते की मौत मारी है, तो मेरा बहुत बड़ा एक ऑनर है कि मैं 2 आर्मी ऑफिसर्स को जानता हूं पर्सनली जिन्होंने उसको कुत्ते की मौत दी. याना आई टोटली सपोर्ट यू. अच्छा मारा बुरहान को, ठीक मारा, ठोक दिया. हाँ, और कुत्ते की मौत मारा, ये भी कह रहा हूं मैं. आई सपोर्ट यू. मैं जाता हूं सुशील भाई के पास. सुशील भाई, मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आरजू काजमी साहिबा और फखर यूसुफजई पे बुत परस्ती का इल्जाम लगने वाला है बहुत जल्दी. जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, आपके ऊपर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा. अभी रियासत मदीना पे आपके ऊपर लगेगा बुत परस्ती का इल्जाम. देखिए कमर चीमा साहब कितने सीरियस हो गए. वो सोच रहे हैं कि कौन से मौलवी से लगवाऊं मैं फतवा. ये कमर चीमा साहब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए, डिबेट है साहब, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें बड़ा. अच्छा आप बताइए पंडित जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं मुस्कुरा रहा हूँ. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. हाँ, देखिए तो एक मिनट खुला था ना. जी बिल्कुल. पंडित जी जवाब दे रहे हैं. और मैं एक बात और कह दूं बिफोर आई गो टू सुशील पंडित की, कमर चीमा साहब आपके लिए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? सुशील भाई आप बोलिए. छुपा रहे हो. शुक्रिया गौरव भाई जी. देखिए, फख्र यूसुफजई पर फख्र होता है और आरजू ये है कि आरजू काजमी जैसों की तादाद पाकिस्तान में बढ़े. क्या बात. दिक्कत ये है कि हमें पाकिस्तान की रियासत से शिकायत है, इन 2 शख्सों से शिकायत नहीं है. पाकिस्तान में गैर बराबरी का कानून है, वहां हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं है, और ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वहां के आईन में है. हिंदुस्तान के आईन में मुसलमान किसी भी ओहदे तक जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. वहां गैर बराबरी है, वहां मजहबों में बराबरी नहीं है, वहां जेंडर्स में बराबरी नहीं है, और इस गैर बराबरी को इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है. एक प्रेजुडिस है. आप कहते हैं कि वहां लोग आजाद ख्याल रख सकते हैं, फख्र यूसुफजई जैसे, लेकिन उसके बाद पंजाब के गवर्नर जैसे लोग गोली मार दिए जाते हैं, और मुमताज कादरी जो गोली मारने वाला था, उसको सजा देने वाले जजों को पाकिस्तान से बाहर निकालना पड़ता है बचाने के लिए. यह पाकिस्तान की रियासत की सच्चाई है. वहां पर जब मुमताज कादरी पर मुकदमा चलता था तो पूरी अदालत में वकील लाइन में खड़े होकर उस पर फूल फेंकते थे. यह हालत थी पाकिस्तान के निजाम की, अदलिया निजाम की, पढ़े लिखे वकीलों की. तो पाकिस्तान में फख्र यूसुफजई जैसे लोग, आरजू काजमी जैसे लोग चंद गिनती में शुमार होते हैं. जो वहां की जहनियत है वो नफरतों पर है आधारित, वो वहां पर काफिर से नफरत पर टिकी हुई है. इसीलिए सैकड़ों मंदिरों को कहीं मिठाई की दुकान, कहीं कपड़े की दुकान, कहीं स्कूल, इसमें तब्दील कर दिया गया है, और एक बनते हुए मंदिर को पूरे मुल्क ने टूटते हुए देखा. जी. उस पर ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होगा. जी. वहां के निजाम में जो खराबी है, वहां पर जो आईन में गैर बराबरी का प्रिंसिपल है, आप उस पर तवज्जो दें. जी. ट्वीट केवल लफ्जाजी है और कुछ नहीं है, लेकिन वो भी आपने किया, ये काबिल तारीफ है. मैं आपके हौसले की दाद देना चाहता हूं. आप जैसे लोगों की अगर तादाद पाकिस्तान में बढ़ती है तो कहीं उम्मीद बनती है, लेकिन वहां के हुक्मरानों का जो रवैया है
वो अगर आप देखते हैं जी। तो साफ पता चलता है कि मुनाफिकत की इंतहा है। जी 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 बोलते कुछ है और करते कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, समय कम है। मैं जाता हूं कमर चीमा साहब के पास। कमर चीमा साहब 30 से लेकर 40 सेकंड मैं आपको दूंगा। और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बता रहे ना, वो मुमताज कादरी था जिसने गवर्नर पंजाब को गोली मारी थी, और फिर सारे वकील एक लाइन में उसके ऊपर गुलाब बरसा रहे थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और ये सब चल रहा था वहां पे। ये जब तक जहनियत रहेगी कुछ चेंज हो पाएगा? बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहता हूं सर, अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है मामला, वहां पे जो आपके वकला हैं या फिर जजेस हैं, जब उनके ऊपर इतना प्रेशर आता है, तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअली ये एक जो चाहते हैं रियासत मदीना बनाना है पॉसिबल है? क्योंकि सब लोग खौफजदा हैं वहां पे। कमर चीमा साहब 45 सेकंड्स। जी, मेजर साहब, पहली बात तो यह है कि अगर मुमताज कादरी ने जो अमल किया था तो उसको सजाए मौत भी दी गई थी। सो आप एक माइंडसेट की बात ना करें, आप दूसरे माइंडसेट का भी जिक्र करें जिसने सजाए मौत दी। देखिए, पाकिस्तान में पिछले 72 सालों में जाहिर बात है एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, रिलीजियस डोमिनेंस है पाकिस्तान में अंदर, ये इस तरह बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान वैसे भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन नफरत की और इस तरह की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामाबाद में मंदिर भी बनेगा, करतारपुर कॉरिडोर भी खुला था। करतारपुर कॉरिडोर ये हमने दुनिया को बताया था कि हम इंटरफेथ हार्मनी चाहते हैं, और जो गोली मारेगा और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगा उसका अंजाम वही होगा जो उसका हुआ था, गवर्नर के कातिल का हुआ था। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को एक ओपन लेंस से देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कमर चीमा साहब, इस तरह की चीजें हैं, ये जी कोई बात नहीं। जी कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जाता हूं जिलानी साहब के पास। जिलानी साहब वेरी क्विकली 45 मिनट्स काउंटर करिए कमर चीमा साहब को। वो कह रहे हैं कि साहब दोनों किस्म की नजरियात हैं पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान जी बोलिए। देखिए नजरियात पे मैं सिर्फ आपको मैं बता दूं, कंपैरिजन बता दूं। भारत के अंदर अब तक 3 राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद, कलाम साहब और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। 2 सूबों के, बड़े सूबों के महाराष्ट्र और बिहार में मुख्यमंत्री मुसलमान बने, सैकड़ों मिनिस्टर मुसलमान बने। पाकिस्तान में एक नाम मुझे जहन में आता है इतिहास में, जोगिंदर नाथ मंडल का। उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जानता है। ये जो नजरियात की बात आप कर रहे हैं, इनसे कहिए ये तमाम एक्टिविस्ट लोग हैं, अब भी काम शुरू करें, आने वाली नस्लों को ये अच्छा कुछ दे के जाएंगे। तो यही सिलसिला रहा तो आप यकीन माने कि पाकिस्तान कहां जाएगा, कहां खत्म होगा, इसका अंदाजा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब आपका। जो बार बार बात करते हैं, तो एक चीज याद रखिए। जी थैंक यू। जी जिलानी साहब, मैं जाता हूं फखर यूसुफजई साहब के साथ। 45 सेकंड्स हैं फखर भाई, जल्दी से आपके क्लोजिंग कमेंट्स। 45 सेकंड्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि टेररिज्म से सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, और वो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म कि वो किसी और को सांस लेने की अगर जगह नहीं देते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 20 है जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वालों को उसको अपनी मतलब रिलीजन के मुताबिक इबादत गाहें बनाने की और इबादत करने की इजाजत देता है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा इस पे खुल के आना पड़ेगा। और ये जहनियत अगर मतलब लेफ्ट विंग वाले बंदे हैं तो राइट विंग वाले भी हैं। अगर यहाँ पे मुखालिफिन है तो यकीन करें उसके हक में भी बहुत सारे लोग मतलब खड़े हुए हैं जितना कर सकते हैं। मतलब आपके तरफ से पैनलिस्ट ने कहा कि यार एक ट्वीट से, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान में कोई बंदा एक ट्वीट भी करता है और अगर वीडियो के ऊपर वो बात करता है तो ये मामूली बात नहीं होती। इस तरह की जगह में आपको पता है मतलब फखर साहब इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होती है और आप बात करते हैं तो आप मुझे करके दिखा देंगे आप कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिरी कमेंट चाहता हूं याना मीरचंदानी, 45 सेकंड्स गो। जी देखिए, अगेन मैं वही बात रीइटरेट करूंगी कि इनको खड़े होना चाहिए अगेंस्ट पोस्ट डिसअपियरेंसेस। जो भी इनके यहाँ बात करते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि इनको अब बुत परस्ती का ब्लास्फेमी एक ऐसी चीज है वहां पे जिसके ऊपर लोग
मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लोग अपनी पर्सनल खुन्नस तक निकालते हैं ब्लास्फेमी लॉज के अंडर, मॉब वायलेंस इंसाइट करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस में तक ये रिपोर्ट आई है कि मॉब इंसाइटिंग और रिलीजियस दूसरे रिलीजन्स को इंसल्ट करने के स्टेटमेंट्स, ये सब पाकिस्तान में बहुत होता है और इसको रोकना चाहिए। तो बट द पॉइंट इज कि ये हो नहीं रहा है। जी तो ठीक है याना जी, आवाम को एक साथ यूनाइट होके अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, बिल्कुल याना जी हमारा समय यहाँ पे खत्म हो रहा है, ग्लोबल इमेज इंप्रूव करना है, तो इनको सब जी हमारा समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। माफी चाहूंगा मैं बीच में काट रहा हूं आपको। दोस्तों यहाँ पे हमारा वक्त खत्म हो चला है। बहुत अच्छी डिबेट हुई और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को, खासतौर से फखर यूसुफजई साहब और आरजू काज़मी साहब, जिन्होंने बात बोली कि ये सपोर्ट करते हैं। बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए स्ट्रक्चर में, हर एक मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पर पाकिस्तान में खासतौर से जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, इसको कंट्रोल करने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए। भारत पाकिस्तान घमासान यहीं पर खत्म होता है। अगले हफ्ते आपको मिलूंगा भारत पाकिस्तान घमासान पे, रिपब्लिक भारत पर। तब तक के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।